जब डेफिनेशन की हम बात करेंगे, मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड अराउंड देम विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस। मींस मेंटल हेल्थ क्या है? एक ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसका? लाइफ के हर एंगल पे एडजस्टमेंट। आपकी फैमिली के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट मैनेजिंग, तो मेंटल हेल्थ क्या? जो मेंटल हेल्दी पर्सन होते हैं वो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं, हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, एग्रेशन उनकी लाइफ में होता नहीं है, गुस्सा वो करते नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ। एडजस्टमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर, उनके सराउंडिंग्स, हर एक के साथ, वर्ल्ड अराउंड देम, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसके साथ, इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस। मोस्ट ऑफ द दे विल फील हैप्पीनेस और इफेक्टिवनेस, इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। ये डेफिनेशन मेनिंगर ने दी थी। तो क्या डेफिनेशन हुई? मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड अराउंड देम विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस। बाकी और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे ये डेफिनेशंस मैंने बताई आपको। मेंटल हेल्थ इज एन बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये शब्द बहुत छोटा है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी की फुल एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज कमिंग विद एवरी सिस्टम, माइंड योर ब्रेन एंड स्पिरिट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट वर्ड एक छोटा है तो स्पिरिट, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का बैलेंस जहां ह्यूमन बीइंग में हो जाए वो पर्सन मेंटल हेल्दी कहलाता है। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस के बारे में हमने पिछली उसमें क्लास में डिस्कशन किया था। उसके बाद हेल्थ के ऊपर डिस्कशन किया था। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO की डेफिनेशन 1948 में दी थी। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। ये सारे क्वेश्चंस कभी सभी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ आई। मेंटल हेल्थ के बाद अब कोई पूछता मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या है? एनी डेविएशन, एनी एब्नॉर्मलिटी इन द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब हिंदी में मैं बोलूं, कितनी शुद्ध भाषा में हिंदी के अंदर बोलोगे, अरे भाई मेंटल हेल्थ के किसी भी आयाम के अंदर या किसी भी कोण के अंदर यदि कमी आ जाती है तो उसे मेंटल इल कहते हैं। तुम इधर आ जाओ, चेहरा दिखाई देता रहेगा, इधर आ जाओ बेटिया। तो मेंटल इलनेस, हाँ, तो फेस टू फेस आई कांटेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट। कई बार कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर, कई बच्चे यूं गर्दन कर लेते हैं, टीचर को समझ में आ जाता है, उस बच्चे को समझ नहीं आया, क्योंकि जिस स्टूडेंट को पता होगा वो स्टूडेंट आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा। अब ये मत सोच लेना है, मत सोच आई टू आई कांटेक्ट रखना है बस। तो मेंटल हेल्थ हुई। मेंटल हेल्थ के बाद हमने पढ़ा कौन कौन से मॉडल है। 3 मॉडल थे बेटा इसके अंदर, स्टैटिस्टिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल एंड सोशियो कल्चरल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, a behavior can be normal and a behavior can be abnormal। जैसे स्टैटिस्टिकल फार्मूला के अंदर बेटी, जैसे मैंने बताया, IQ जो होता है IQ अपॉन MA अपॉन CA into 100। MA means mental age, CA means chronological age। Chronological age means it is the real age of a human being। इसको बोलते हैं chronological age। और mental age means mental efficiency, आपकी मेंटल फंक्शंस कितने लेवल के हैं। जैसे कोई मिल गया मूवी के अंदर, ऋतिक रोशन था, ऋतिक रोशन की क्रोनोलॉजिकल एज इज नियर बाय 30, बट मेंटल एज, उसके मेंटल फंक्शंस कैसे थे, लाइक ए किड्स। तो उसकी एज कई बार बोल देते हैं, अरे यार बच्चों जैसा काम करता है, बुढ़ा हो गया लेकिन बच्चे जैसा दिमाग है इसमें। मींस दैट देयर क्रोनोलॉजिकल एज इज मोर, बट द मेंटल एज इज लेस। Mental age is depend on the functions of the mental abilities। अब कई बार कई लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि सर मेंटल एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मेंटल एज को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज दिए। डिफरेंट फार्मूलाज मींस जब हम IQ या इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, स्टैनफोर्ड बाइनेट, साइमन बाइनेट, रोशास इकब्लॉट, ये 3-4 जो आपके, यदि इसको आप डिटेल में देखोगे तो बहुत सारे लॉट ऑफ साइंटिस्ट दे हैव गिवन मोर ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बट
चार पांच जो ये है स्टैनफोर्ड बाइनेट, साइमन बाइनेट, रोशा-सिंक्रोड, इन्होंने अपने अपने फार्मूलास दिए। फार्मूला मींस जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 20 डिजिट की काउंटिंग कर सकता है, 20 to 1 की काउंटिंग बैकवर्ड डिजिट हो गई। रोशा-सिंक्रोड मींस इंक ब्लॉट मींस वो जो मेहंदी लगाने के जो छापे आते हैं ना लकड़ी वाले, वो लेके कुछ स्ट्रक्चर बना दी। नाउ यू एज्यूम द स्टोरी रिलेटेड टू दिस डायग्राम। Who has given Roshas? तो ये क्वेश्चन, ये एग्जाम उस एम्स के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट, कौन सा टेस्ट इंटेलिजेंसी असेसमेंट में इंक्लूड नहीं है। तो तीनों नाम तो ये थे और एक नाम डिफरेंट था। तो जो डिफरेंट था मींस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। समझ में आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा? ये हमने पढ़ा। फिर स्टैटिस्टिकल के बाद में मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल मींस due to presence of pathology, due to presence of pathology any behavior can be abnormal. I am mental healthy person, मैं अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है, अचानक someone will say you are suffering from this disease and that disease is not curable. यदि आपको अचानक कोई आके बोले आपको ये रोग हो गया, then your behavior will be abnormal. You have seen the cancer. This word is enough to kill someone. This word, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? प्रेशर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये वर्ड आपके माइंड में ठंड तो नहीं, ये वर्ड फैन होगा, ये वर्ड आपके माइंड पे क्लिक करें। लाइक कैंसर, आप किसी एक पर्सन को बोल दो मेंटल हेल्दी पर्सन बढ़िया है, अच्छी तरीके से बॉडी उसकी बनी हुई है, अच्छे तरीके से बैलेंस है, बॉडी को बिल्डअप अच्छा, उसको सरप्राइजली समवन विल से यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दैट पर्सन विल गो इन डिप्रेशन डायरेक्टली, तुरंत विद इन सेकंड दैट इमेजेस विल चेंज इन देयर माइंड। जो पहले ग्रो करने की सोच रहा था, जो मार्केट में उतरने की सोच रहा था, जो काम करने की सोच रहा था, प्रोडक्टिविटी लाने की सोच रहा था, आईएएस बनने के ख्वाब उसके माइंड में थे, दैट विल डिस्ट्रॉय विद इन 1 मिनट and he will go in the life of depression. सोचा यार कुछ नहीं करना, कुछ एक दिनों की लाइफ है, कैसे काम चलेगा? ये क्या हुआ? Due to presence of medical pathology, this model will decide that behavior will be normal and abnormal. तो ये समझ में आया बेटा? पहला मॉडल, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बेटा, normalcy and abnormalcy behavior, who will decide and which models is utilized? How many models are utilizing? 3 models are there. One is medical model, second is statistical model, and third is socio-cultural model. Third model is socio-cultural model. Socio-cultural model का मतलब क्या है बेटा? Your behavior will be based on society and culture. This is the socio-cultural model. आपको पता था इनके बारे में पहले? पता था? आइडिया था इसका? बेटी आप यहाँ आए हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है आपको। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टीचिंग इज नॉट अ वन साइड जॉब, टीचिंग इज अ टू साइड जॉब, जहां स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और टीचर का कोऑपरेशन मिलना चाहिए। और कोई भी प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जरूरी होता है। सही बोला गलत? सोशियो कल्चरल मॉडल मींस socio, your behavior will be normal and abnormal is based on the society. If someone is died and you are going to meet their family but you are laughing, this is an abnormal behavior. And if you are going in marriage and you are crying there, this is an abnormal behavior. अरे किसी की शादी में जा रहे हो तो आप जाओ, एंजॉय करो, this is a normal behavior according to our society. बट यदि हम वहां जाके रोना धोना करेंगे तो ये एब्नॉर्मल बिहेवियर होगा। ये किसने डिसाइड किया? ये हमारे सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ने डिसाइड किया। Like sometimes some question is coming in my mind and lot of persons are asking the question, sir, non-veg is bad or good? As I am Brahmin and my family is not allowed non-veg, so according to me it is abnormal for me.
and for my tradition, according to my socio-cultural status. What if someone is Muslim and someone is some other person? So उनके लिए ये abnormal होगा, उनके लिए abnormal होगा। कुछ बिहेवियर कुछ सोसाइटी के कल्चर के बेस पे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल होता है, समझ में आ गया? जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, धात सिंड्रोम। You have seen when you are going in the market and you are using the toilet. Nowadays toilets are very clean and nothing is there on the toilet bowl. Previously when you are going in the toilet, you will see that some person will write dhat rogi mile and something useless talk they are writing there on the boards. Some female problems is there, some male problems is there, and when we are laughing, then someone is writing. You meet this Baba with the problem of any length of organ of a human being. God has created us, God has given every organ to us, and God has no discrimination between us. So this is very false assurance, and those persons, they are not scientific persons. They don't know the anatomy and physiology of our body and reproductive organ. They are going to meet this type of persons and they are misleading. समझ में आ रहा है बच्चे? बेटी समझ में आया? तो ये समझ में आया बेटी, नॉर्मल सी और एबनॉर्मल सी का ये मॉडल समझ में आया आपको? अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि नॉर्मल सी और एबनॉर्मल सी जो बिहेवियर है उसके कितने मॉडल है, तो कितने मॉडल है बोलो? तीन मॉडल। पहला मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। सेकंड मॉडल इज मेडिकल मॉडल। एक लाइन एक वर्ड मेडिकल मॉडल के लिए, रिलेटेड टू पैथोलॉजी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। रिलेटेड टू पैथोलॉजी, अरे एक शब्द याद करना है यार। चलो बोलते सर आपने तो डेफिनेशन रट रखी है। अरे रटी कैसे यार, लिख लिख के ऐसे थोड़ी याद होती है। आप टाइम दो स्टडी को, किताबों से प्यार करो, इन किताबों को समय दो। दुनिया के अंदर जितना भी विद्वान या जितना भी इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होगा वो यही कहेगा यार, बुक आर बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, बुक्स आर वेरी बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ। किताबें आपकी जिंदगी में सच्ची दोस्त है। दुनिया में मैं आपको दोस्ती में धोखा दे सकता हूं, ये दे सकती है, ये दे सकती है, लेकिन किताबों से जो आपने सीखा है, दे विल नॉट पनिश यू इन योर लाइफ। आपको दे के ही जाएंगे, दे विल चेंज योर लाइफ। मेरे यहाँ से फर्स्ट रैंक आई थी पिछली बार एमसीक्यू पोस्ट बीएससी में, श्वेता नाम की बच्ची थी, यही कोचिंग में पढ़ी थी, इंटेलिजेंट। मेरे यहाँ आप मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग से पढ़ने बैठ जाओ, शाम तक आप पढ़ते रहो। दिस इज डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग। आपको बुक चाहिए बोलो, बुक नहीं है मैं मंगवा के दूंगा आपको, पढ़ो आप बुक, लेकिन आई वांट ओनली सिलेक्शन, एक डिमांड सिलेक्शन। आज ईद के मौके पे भी हमने बच्चों को बुलाया, क्योंकि यार कुछ बच्चों को दे दे, कुछ बच्चे पढ़ ले हमारे, कुछ बन जाए, हमें बहुत खुशी होगी। कोचिंग फीस इज वेरी लेस, बट व्हेन वी आर गोइंग इन एनी हॉस्पिटल और हमारा स्टूडेंट वहां यदि हमें पोस्टिंग करता हुआ मिल जाए और वो ये कहे सर नमस्ते, दैट मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल। उस खुशी का अंदाजा आप किसी भी पैसे से नहीं लगा सकते। यदि वो खुशी मेरे को खरीदने के लिए मिल जाए तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन वो मिलेगी नहीं, वो मिलेगी बड़े हार्ड वर्क से। हिमांशु पैशन, जजमेंट, ठीक है। बिल्ड, डेवलप योर स्ट्रेंथ, फाइंड आउट योर वीकनेस। अपनी कमियों पर खुद काम करो। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई बच्ची मुझे आके बोल देगी या कोई मेरा बच्चा आके बोलेगा सर आपका ये वे है, इस जगह आप थोड़ा सा वैसा आप गलत पढ़ा दो, मैं एप्रिशिएट करूंगा उस बच्चे को। वो बच्चा मुझे निखरने में मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है चीज को? मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, सोशियल कल्चरल मॉडल, बाकी ज्ञान की बातें तो हम बीच में करते रहे। ये नॉर्मल सी एंड एबनॉर्मल सी हो। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है? इन साइकेट्री नो मेजरमेंट इज अवेलेबल,
No any thermometer is available to measure how much percentage is there of the mental illness in a human being. समझ में आ रहा है? कभी से मैं जल्दी बोल जाता हूँ, कम के लिए बोल देना, मैं कम करूँगा। थर्मामीटर नहीं है हमारे पास मेजरमेंट का, कोई वो चीज नहीं है हमारे पास, सिर्फ असेसमेंट ऑफ एन बिहेवियर। और किस बेस पे असेसमेंट करना? On the basis of every aspect, society, culture, medical, statistical, you can say this is the behavior normal and abnormal. यदि कोई घर में बैठ के simply is crying every time, that is abnormal. But some lovable person is expired. यदि उसका कोई प्यारा आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है और जब वो रो रहा है, that is the genuine fact. That is not shows that he is mentally ill. Understand? Psychiatry is related to our behavior. हमारे जहन में घुस जानी चाहिए. Psychiatry is playing very important role in the selection of nursing officer. मैं बार-बार ये बोलता हूँ, community, med-surg, midwifery बहुत आ जाती है, बहुत बार सर से मत बोलते ना जाते सर तुम बोल रहे थे आप जैसे midwifery की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत बोलना, सबकी जरूरत है। लेकिन साइकियाट्री के जीएनएम स्टूडेंट को ऑलरेडी साइकियाट्री वीक होती, ये तो पक्की बात है ना, क्योंकि साइकियाट्री का सिलेबस आवर्स ड्यूरेशन कोर्स कंटेंट सभी लेस है रादर देन अदर कोर्सेज। उसके बाद साइकियाट्री का गाइड, टीचर, मेंटर बहुत अच्छा मिलना जरूरी। मेड सर्च कोई पढ़ा देगा अस्थमा क्या है, अस्थमा इज एन इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? बीजिंग साउंड, विजलिंग साउंड, फीवर आना, कफ आना। क्या करते हैं इसके भाई पैथोफिजियोलॉजी में? अब सुनना मजेदार, अब इन किताबों को जब प्यार और मोहब्बत से पढ़ोगे ना तो बहुत मजेदार होंगी। अब कोई पूछेगा जी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, अरे कोई कारण नहीं बताओ तो ड्यू टू एनी कॉज, वो क्या कहते हैं उसको, ड्यू टू एनी कॉज और म्यूकस मेम्ब्रेन विल इरिटेट, थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड लगा दो, IgE secreted, mucus secretion increase, collection of mucus secretion started, respiratory problem will come, और थोड़ा सा साइंटिफिक डिस्निया लिख दोगे तो और भी चार चांद लग जाएंगे उसमें। ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई उसकी। अरे भाई सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ यार, तुम मेरे से ज्यादा मेडिसिन पढ़ तो नहीं पढ़ते हो? सही से नहीं, आपसे यार तुम बोलते नहीं हो यार सर। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट की बात करोगे तो बेटा ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले तुम्हें पता है अस्थमा का यदि ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करो, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आप लोगों को जीएनएम एंट्रेंस या जीएनएम की एग्जाम या बीएससी की एग्जाम पास नहीं करनी, आपको कंपटीशन पास करना है, आपको एग्जाम फाइट करनी है। तो आपको ये नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड बेड केयर, प्रोवाइड बैक केयर, ये नहीं करना यार, आपको उसके मेन पॉइंट याद करने कि सबसे पहले टू गिव ब्रोंकोडायलेटर्स टू द पेशेंट। अब समवन विल आस्क एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, हां, अरे डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, एपिफाइलिन, एस्टेलिन, ब्यूटफोर्ड, नेस्टोजन, माइकोल, जेंथोल, these all are the examples of bronchodilators। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? आपकी ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, जो म्यूकस कलेक्टेड है वो बाहर निकल जाएगा, कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा, अस्थमा रिलीफ हो गया। उसके बाद सिम्प्टोमेटिक फीवर आ रहा है तो पीसीएम दो, पेन हो रहा है इब्यूप्रोफेन दो, डिक्लोफेनिक दे दो। और पोजीशन सबसे फेवरेट पोजीशन है फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करो। फाउलर कितने डिग्री पे होती है ये याद रखना, कितने डिग्री पे होती है फाउलर पोजीशन? हां क्या बेटा? 40 डिग्री, 30 और 35 डिग्री से। फाउलर पोजीशंस कितने डिग्री एंगल पे प्रोवाइड की जाती है? ये भाई 45 होगा, 45 और चेक कर लो भाई साइकियाट्री का बनना 45 डिग्री के लगभग। ये फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर दी। फाउलर पोजीशन का फायदा क्या होता है? लंग्स को एक्सपेंड करेगा। लंग्स कैसे एक्सपेंड होंगे? प्रॉपर नहीं, लंग्स के नीचे भी तो एक स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स को
डायफ्राम। ये लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर जा रही है डायफ्राम। जब फाउलर पोजीशन देंगे डायफ्राम नीचे होंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। सैचुरेशन बढ़ेगा, SpO2 बढ़ेगा। ये चलो मेडिसिन में साइकेट्री पढ़ाता मेडिसिन में पहुंच गया, क्योंकि हिमांशु ने बोला सर आप मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए, तो ये सारी चीजें मेरे को बोलता रहता था। जब हम मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, सोशियो कल्चरल मॉडल, तो बेटी सुना ये चीजें मैंने ये मैथ्स मेरे को पढ़े हुए अरसे हो गए, लेकिन इनको एक टर्म की तरह इनको समय दो यार। अपने शॉर्ट कंटेंट तैयार कर लो। एग्जाम से पहले एक रजिस्टर ऐसा हो जिसमें सब कुछ पढ़ा तैयार। बाकी एकेडमी के नोट्स तो आपको मिलेंगे और यहाँ के नोट्स बेहतरीन है, आप कंपेयर कर लेना। मैं तो आपको ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आई एम बेस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ यू गो एंड कंपेयर विद समवन एल्स, यू गो एंड कंपेयर देम। इतना बड़ा कंटेंट कोई नहीं देता कि हर सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स हो, 1700 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, कोई नहीं देता है, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट। आप इस कंटेंट को ऐसे पढ़ लो कि ये कंटेंट जब भी आपके माइंड में आए, आप रात को एक नाइट पहले ये सारा कंटेंट पढ़ के मैदान में उतर जाओ। आपको ये तो पता होगा मैथ सर्च का एक चैप्टर मेरे यहाँ 10-10 दिन के अंदर होता है, एक यूनिट। बाकी ये सारे सेंटर्स में सिर्फ ओनली 4 क्लासेस दे आर गिविंग टू द स्टूडेंट। 4 क्लास में खत्म करो चैप्टर। मैं मेरे टीचर को बोलता हूँ जब तक पढ़ाओ वो चैप्टर को, जब तक बच्चों के दिल में ना उतर जाए वो चैप्टर कि बच्चे ये कहे यार सर अब तो छोड़ दो इस चैप्टर का पीछा। आपने देखा होगा नियर बाई मेडिकल सर्जिकल का एक यूनिट कम से कम 8-8, 10-10 दिन चल रही है। खत्म करना सिलेबस। मैं साइकेट्री अभी स्टार्ट करके 10 बजे तक खत्म कर सकता हूँ। मुझे तो याद है, बस बोलना है और हिमांशु को सुनना है, पढ़ना तो बाकी एलेक्स को है। तो बेटा ये समझ में आया बिहेवियर। इफ यू आर हैप्पी देन योर बिहेवियर विल बी नॉर्मल एंड अनहैप्पीनेस इज द abnormal। ऐसे ही बेटा सैटिस्फैक्शन इज द नॉर्मल एंड अनसैटिस्फैक्शन इज द abnormal। अब आप ये नहीं करना सर आपकी नौकरी लगी तो आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए। अरे दिस इज द पैशन ऑफ ग्रोइंग इन योर लाइफ। दुनिया के अंदर यदि पैशन नहीं होता तो अब्दुल कलाम भी टीचर की नौकरी कर रहा होता। उसको साइंटिस्ट बनने के लिए टीचर तो क्या बन जाता, जिंदगी निकालता रहता, क्या जरूरत थी उससे ज्यादा वो करने की। लेकिन पैशन उसे लेके आया और प्रेसिडेंट बन के गया। पैशन क्या अंबानी छोटा काम करता तो उसका पैशन वहीं पे खत्म नहीं था। रोटी तो उसे जब भी मिलती जब वो एक रिलायंस का एक स्टोर खोल देता तो खाना चलता रहता। वो क्यों दुनिया को कर रहा है, क्योंकि पैशन दुनिया जानती है ना। यदि वो बिजनेस छोड़ के चला जाए इंडिया में आधे में भूखमरी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट पे भी कंप्लीट नहीं होगी भूखमरी। This is the passion of growing yourself. Find out your deficiency and work on them. बड़ी जज्बे से बोलो, अपनी कमियों को फाइंड आउट करो। जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में जहां डेफिशिएंसी लगे उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी की जब बात आती है, टर्मिनोलॉजी